हाँ, क्या एप्लीकेशन है आयशर जी का? आगे और देखते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने देखा ना कि जिस मेटल की आयशर जी कम, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा, मेटलिक ज़्यादा, बेसिक ज़्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। और एल्कली मेटल में सीजियम की आयशर जी सबसे कम है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, लेकिन गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं, सोल्यूशन में नहीं। सोल्यूशन में लिथियम की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है? हाँ, क्यों? उसका साइज सबसे छोटा है। और फिर ये भी कहा था कि किसी मेटल की रिड्यूसिंग पावर को हम केवल आयशर जी हाइड्रेशन एनर्जी से नहीं, और भी एनर्जी से एक्सपेंड करते हैं, और वो था सब्लिमेशन एनर्जी। और किसी मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो, इसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? हाई या लो? लो। और आयशर एनर्जी लो, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। ये तीनों एनर्जी मिल करके डिसाइड करते हैं मेटल की रिड्यूसिंग पावर को। अब कुछ और आगे बात करते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है आयशर जी का, ये देखो। जैसे समझो कोई एलिमेंट एक्स है, हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये मोनोवैलेंट कैटायन बन गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी, रिक्वायर्ड होगी, उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस मोनोवैलेंट कैटायन से हमने एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया, डाइवैलेंट कैटायन बनाया। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ट्राइवैलेंट कैटायन बनाया। अब जो एनर्जी आएगी उसे बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट की हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पता है, तो इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये बता सकते हैं। क्योंकि ये कैसे बता सकते हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ठीक है। किसी भी एलिमेंट की हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पता है, I1, I2, I3, I4 वैल्यू पता है, तो वैल्यू को देख के हम बता देंगे ये एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट किस ग्रुप का होगा, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? बोलो बोलो। हाँ हाँ, सही बताया। जब आयशर जी की वैल्यू में एक झटके से चेंज आए, एक एब्रप्ट चेंज आ जाए, समझ लेना इलेक्ट्रॉन नई शेल से लॉस हुआ है। इसके पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था वो वैलेंस शेल से लॉस हुआ था। वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सामने देखो, मान लो फर्स्ट आयशर जी की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, सेकेंड आयशर जी की वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, थर्ड आयशर एनर्जी की वैल्यू 236 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, और फोर्थ आयशर एनर्जी की वैल्यू 270 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। जरा ध्यान से देखो, 5 के बाद 15, 15 के बाद 236, फिर 270, कुछ समझ में आ रहा है? ये वैल्यू झटके से चेंज आई है। देखो 15 के बाद 236, तो आयशर जी में जो एब्रप्ट चेंज हुआ, झटके में चेंज हुआ, ये इशारा कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन नई शेल से लॉस हुआ है। इसका मतलब जो पहले लॉस हुआ था वो वैलेंस शेल से लॉस हुआ है। तो कितने लॉस हुआ वैलेंस शेल से? आवाज ही नहीं आ रही है, बोलो। मतलब एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? तुम लोग को हमने पिछली टर्म में जो आयशर जी का वो ट्रेंड बता रहे थे, तो हमने नहीं कहा था कि एल्कली मेटल की फर्स्ट आयशर जी सबसे कम और सेकंड सबसे ज्यादा? क्यों सेकंड सबसे ज्यादा क्यों थी, जरा उसमें बताओ। क्योंकि उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन नई शेल से लॉस हुआ था, बोलो। और जब नई शेल से लॉस होता है तो आयशर जी एब्रप्ट चेंज आती है, झटके में चेंज आता है। तो ऐसे केस में एल्कली मेटल वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर बोलो। और यहाँ पर एब्रप्ट चेंज कहाँ दिख रहा है? 5 के बाद 15, 15 बाद 236। तो यहाँ से यहाँ तुमको एब्रप्ट झटके में आयशर जी का चेंज दिख रहा है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन नई शेल से निकल रहा है। इससे पहले जितने भी निकाले गए थे वैलेंस शेल से निकाले गए थे। मतलब इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट
अर्थ मेटल का होगा, अर्थ मेटल। बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे आंसर जी, पहले फर्स्ट आंसर जी की वैल्यू है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड आंसर जी है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड आंसर जी है 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ आंसर जी है 536 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 एनर्जी है 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 15, 25, 56 के बाद 536। बताइए, एब्रप्ट चेंज हुआ, झटके में चेंज हुआ। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन नई शेल से निकला है, अदर देन वैलेंस शेल। इससे पहले कितने लॉस हुए थे? 3। तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एलिमेंट जिसकी वैल्यू है वो एलिमेंट थर्ड ग्रुप का होगा, थर्ड ग्रुप का, बोरान फैमिली का एलिमेंट हो सकता है। देख समझ में आ रही बात? बोलो, नोट करो, इस पॉइंट को नोट कर लो। देखो, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी of the given element successive ionization energy of the given element give idea about the valence electron, in the atom, about the valence electron in atom। आगे देखो, abrupt change in value of ionization energy, abrupt change in value of ionization energy indicate abrupt change in the value of ionization energy indicate electron loss from other than valence shell। Abrupt change in value of ionization energy indicate electron loss from other than valence shell। Electron loss from other than valence shell। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो, तुम लोग हम 3 चीज बताने जा रहे हैं। एक तो पहली ये चीज बताएं अभी कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एलिमेंट किस ग्रुप का होगा, पहली बात। दूसरी चीज जो बताने जा रहे हैं हम कि किसी एलिमेंट की कई आंसर दी गई है और हमको ये बताना है कि एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा। स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +1, +2, +3, +4 क्या होगा, ये दूसरा केस बताएंगे। और तीसरा केस हम बताएंगे कि जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। जैसे आयरन का फेरस फेरिक, निकिल का +2, +4। अब क्वेश्चन है कि +2 किसका ज़्यादा स्टेबल है, कंपेयर करना है। 2 मेटल में ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। यह है तीसरा केस। मतलब हम 3 क्वेश्चंस का जवाब देने जा रहे हैं और तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन तुम लोग कंसेप्ट को मिला मत देना आपस में। जो बात जहाँ की है उसको वहीं अप्लाई करना होगा। इसका कंसेप्ट उसमें, उसका कंसेप्ट इसमें मत कर देना। इसलिए हम तीनों बातें अलग अलग बता रहे हैं। हाँ, अभी हमने कौन सी बात बताई है? किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन और वो एलिमेंट किस ग्रुप का होगा, पहली बात। उसमें हमने क्या कंसेप्ट सुनाया? हाँ, आंसर एनर्जी की वैल्यू में एब्रप्ट चेंज, झटके में चेंज दिखाई दे, समझना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल्स अदर देन वैलेंस शेल से लॉस हुआ है। बोलो, बात समझ आई? अच्छा, अब दूसरी बात सुनाने जा रहे हैं कि हमको एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो +1 चार्ज आया, दूसरा लॉस किया तो +2, तीसरा लॉस किया तो +3, चौथा लॉस किया तो +4। अब क्वेश्चन ये है, इस एलिमेंट X का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? ऑप्शन है +1, +2, +3, +4। एक पर टिक मारना है। तो पहले सुन लो ना।
हमको एक पर टिक मारना है, तो हम कैसे खोजें? तो उसका खोजने का कंसेप्ट क्या है? देखो सामने कंसेप्ट ये है कि फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी घटा दो, फोर्थ में से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी घटा दो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू घटा दो, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटाओ, डिफरेंस। अब बताओ इसकी तीन वैल्यू हमको मिलेगी। I4 में से I3 घटा दो, I3 में से I2 घटाओ, I2 में से I1 घटाओ, बताओ हमको तीन वैल्यू मिलेंगी। इन तीन वैल्यू में जिसकी वैल्यू सबसे कम आए, इन तीनों में सामने देखो कहाँ दिख रहा है, इन तीनों में जिसकी वैल्यू सबसे कम आए उसका रिजल्टिंग ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल होगा। मान लो ये कम है तो +4 ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वैल्यू कम आई तो +3 स्टेबल होगा, और ये वैल्यू कम आई तो +2 स्टेबल होगा। फिर कहोगे +1 कब स्टेबल होगा? +1 स्टेबल तब होगा जब I2 I1 का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा होगा, तभी +1 की स्टेबिलिटी आएगी। बोलो क्लियर? तो हमको ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी खोजने के लिए क्या करना होगा? डिफरेंस I4 में से I3, I3 में से I2, I2 में से I1, जिसका डिफरेंस वैल्यू सबसे कम आए उसका रिजल्टिंग ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, मान लो ये डिफरेंस कम आया तो +4 स्टेबल, ये कम, +3 स्टेबल, ये कम, +2 स्टेबल। +1 कब स्टेबल होगा? जब ये डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा है। ये है कंसेप्ट। कंसेप्ट को नोट कर लो। देखो स्मॉलर द डिफरेंस ऑफ ionization energy, greater will be stability of resultant valence state of the elements. ठीक है, स्मॉलर द डिफरेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट वैलेंस स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स। ये है कंसेप्ट। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या होगा, एलिमेंट की सक्सेसिव आंसर जी बता देगा, I1 I2 I3 I4 बताएगा, और पूछेगा एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट बताओ क्या होगा। ऑप्शन +1 +2 +3 +4। हम करेंगे क्या, डिफरेंस निकाल लेंगे, और जिसका डिफरेंस कम उसका रिजल्टिंग ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल। लेकिन +1 की स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ये डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा है। इसको नोट कर लो। If the difference in second and first Einstein energy, if the difference in second and first Einstein energy equal or more than, if the difference in second and first ionization energy equal or more than 16 electron volt, if the difference in second and first ionization energy equal or more than 16 electron volt, then +1 oxidation state stable, then +1 oxidation state stable। तो +1 की स्टेबिलिटी है। हाँ, क्वेश्चन दे, चेक करो, लिखो एलिमेंट X having successive ionization energy, element X
having successive ionization energy value। हाँ, फर्स्ट आंसर जी है 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट आंसर जी है 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड आंसर जी है 18.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड आंसर जी है 24.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। व्हाट इज द स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एक्स? व्हाट इज द स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एक्स? बताइए एक्स का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा? चेक कर लो ठीक से। बोलो। सोच समझ के बताओ। बोलो। हाँ अब सही है। +2 कैसे बता रहे थे? +3 सही है। +3 इसका स्टेबल है। कोई दिक्कत? क्या किया? थर्ड आंसर एनर्जी में से सेकंड घटाया होगा। 24.42 माइनस 18.82 कितना आया? 12.384। 12.84 ना? कितना? 5.6। अच्छा I2 में से I1 घटाया होगा। कितना आया? कितना आया? ठीक है। ठीक है। अब बता ये वैल्यू सबसे कम, इसका मतलब +3 की स्टेबिलिटी है। आंसर होगा ये। ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन बताओ। इसी में बताओ कि इस एलिमेंट एक्स का जो ऑक्सीजन स्टेट है +1 +2 +3, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल +3 हुआ, तो +3 के बाद कौन स्टेबल होगा? +2 की +1? +3 स्टेबल तो है, लेकिन +3 के बाद कौन सी स्टेबिलिटी किसकी होगी? +1 या +2? हाँ, क्यों +2? क्योंकि I2 I1 का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ रहा है ना, इसलिए +2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब यही वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ जाती तो फिर +3 के बाद +1 आ जाता, लेकिन इस केस में +2 आएगा। और नोट कर लो इसको भी, दूसरा क्वेश्चन है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। हाँ बोलो, किसको समझ में नहीं आया? बोलो। आया? सबको समझ में आया? दो कंसेप्ट सुनाए हैं। पहला कि एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, और दूसरा एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जब देखना हो तो एब्रप्ट चेंज देखो, झटके में कहाँ वैल्यू बढ़ी, और ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी खोजना हो तो डिफरेंस निकालो, और जिसका डिफरेंस सबसे कम उसका रिजल्टिंग ऑक्सीजन स्टेट मोर स्टेबल। ठीक। एक क्वेश्चन और लगाओ, थोड़ा और पक्का करो इसको। लिखो एलिमेंट एक्स हैविंग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी I1 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I2
15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I3 80.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, I4 109.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 109.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे लिखो एलिमेंट वाई, कोई दूसरा एलिमेंट वाई है, एलिमेंट वाई कैन फॉर्म कंपाउंड विथ सोडियम। एलिमेंट वाई कैन फॉर्म कंपाउंड विथ सोडियम। NaY, कोई एलिमेंट वाई है, सोडियम के साथ कंपाउंड बनाता है NaY। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला of compound formed between X and Y? What is the formula of the compound formed between X and Y? फॉर्मूला बनाने आता है ना? मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होगा और नॉन मेटल का जो भी चार्ज होगा उसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस MyNX, वैलेंसी को क्रॉस कर देंगे, फॉर्मूला बनता है ना। हाँ बताओ, X और Y के बीच जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। हाँ हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस आइंस्टाइन एनर्जी से पहले X का ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो कि X की स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या है, पहले वो निकाल लो। और इस कंपाउंड से तुमको Y का ऑक्सीजन नंबर मिल जाएगा। Y का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर समझते हो ना, कि उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। हाँ तो बताओ X का ऑक्सीजन स्टेट क्या आया? बोलो, +2। कैसे निकाला? इसमें से ये घटाया होगा, फिर इसमें से ये घटाया होगा, फिर इसमें से ये घटाया होगा, सबसे कम वैल्यू डिफरेंस आया होगा I2 I1, ये डिफरेंस सबसे कम आया होगा। I2 I1 का डिफरेंस सबसे कम आया, इसका मतलब +2 स्टेबल है। तो X का स्टेबल क्या आया? +2। बोलो, जब ध्यान से देखो, 7.6 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 80 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये वैल्यू एब्रप्ट चेंज है? एब्रप्ट, वैसे भी देखने में लग रहा है एब्रप्ट चेंज दिख रहा है। देखो मतलब ये नई शेल से निकला है, तो वैलेंस शेल में कितने होंगे? 2, मतलब ये अर्थ मेटल होगा, और अर्थ मेटल के वैलेंस शेल में 2 होता है, +2 चार्ज आता है, +2 चार्ज। अच्छा, Y के ऊपर क्या चार्ज होगा? Y के ऊपर क्या चार्ज आएगा? बोलो, कैसे -1? बोलो, Y के ऊपर -1 कैसे आया? हाँ, सोडियम एल्कली मेटल है, हमेशा +1 होता है, सही बताया, +1। तो ये क्या हुआ? -1। तो X के ऊपर +2 चार्ज, Y के ऊपर -1, तो फॉर्मूला क्या होगा? क्रॉस, यानी X Y 2, बस। आ जाएगा कि नहीं? बोलो, समझ में आया? अब नया कंसेप्ट सुनो। अभी हम लोग ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी खोज रहे थे और डिफरेंस निकाल करके, अब हम कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। और ये कंपैरिजन डी ब्लॉक में ही होगा, क्योंकि डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल मतलब एक ही मेटल का कई ऑक्सीजन स्टेट आता है। जैसे निकिल, निकिल में +2 की भी पॉसिबिलिटी है और +4 की भी पॉसिबिलिटी है।
प्लेटिनम +2 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि +2 किसका ज़्यादा स्टेबल होगा, निकिल का कि प्लेटिनम का, या +4 किसका ज़्यादा स्टेबल है, निकिल का कि प्लेटिनम का। मतलब कम कर क्या रहे हैं, कंपैरिजन दो मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेज की स्टेबिलिटी का। तो वो कंपैरिजन कैसे करें, इसका कंसेप्ट क्या है। इसके लिए हमको एग्जाम में दोनों मेटल का सक्सेसिव आयशर्जी बताएगा, दोनों मेटल की सक्सेसिव आयशर्जी I1, I2, I3, I4 वैल्यू बताएगा और बता के पूछेगा कि किसका +2 ज़्यादा स्टेबल है, निकिल का कि प्लेटिनम का, या +4 किसका ज़्यादा स्टेबल है, निकिल का कि प्लेटिनम का। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सामने, यदि +2 की स्टेबिलिटी हमसे पूछता है तो हम I1, I2 का सम कर देंगे, I1, I2 का सम, निकिल का भी और प्लेटिनम का भी। हाँ, जिसकी सम वैल्यू सबसे कम आए, जिसकी सम वैल्यू सबसे कम आए उसका +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हम जो बात बता रहे हैं ना, ये तुम लोग को 12 की एनसीईआरटी में है, डी ब्लॉक के अंदर ये कंसेप्ट दिया हुआ है। अब चूंकि आयशा जी चल रही है तो हमने अभी उसको सुना दिया तुमको एक ही बार में, ठीक है। ये बात हम जो दे रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में डाटा दिया है। हाँ, इसमें निकिल के केस में I1, I2 का सम 2.46 है और प्लेटिनम के केस में I1, I2 का सम 2.67 है। अब बताइए ये वैल्यू कम है इसकी तुलना में, मतलब ये हुआ कि निकिल का +2 ज़्यादा स्टेबल है प्लेटिनम +2 से। अच्छा, मान लो कहता है कि +4 की स्टेबिलिटी बताइए किसकी ज़्यादा होगी, तो +4 की स्टेबिलिटी खोजने के लिए क्या करना, I3, I4 का सम कर देना, I3 + I4 का सम करना, और सम करने के बाद जिसकी सम वैल्यू सबसे कम आ जाए, सम वैल्यू कम, उसका +4 ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक में डाटा दिया है कि निकिल के केस में I3, I4 का सम 8.8 है और प्लेटिनम के केस में I3, I4 का सम 6.7 है। बताइए वैल्यू कम है, इसकी तुलना में ये वैल्यू कम है, मतलब प्लेटिनम का +4 निकिल के +4 से ज़्यादा स्टेबल है, प्लेटिनम का +4 निकिल के +4 से ज़्यादा स्टेबल है। ये डाटा एनसीईआरटी का ऐसे दिया है। हम कहते हैं आज ये दो मेटल है, कल दूसरा मेटल दे देगा तब, तो यही कंसेप्ट उसमें भी लगा देना। बात समझ में आई। और मान लो कहता है कि हमको +3 की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, +3, तो +3 की स्टेबिलिटी के लिए I2, I3 का सम कर देना, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये एनसीईआरटी का है डाटा। जिसकी सम वैल्यू कम उसका ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल। नोट कर लिए, नोट करो। बोलो, नोट कर लिया। अच्छा, और उसी एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन भी दिया है। एनसीईआरटी में क्या, चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन दे देता है ना, तो क्वेश्चन भी साथ में दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है K2PtCl6 ये प्लेटिनम का स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। K2PtCl6 इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन लिख लो इसको, K2PtCl6 is the stable complex of platinum, but nickel does not form
such types of stable complex. Explain. ठीक है, K2PtCl6 is a stable complex of platinum, but nickel does not form such types of stable complex. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, आप जवाब दे सकते हो ना? स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। हाँ, क्या जवाब देंगे? हाथ उठाओ, कितने लोग जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चंस का? कितने लोग जवाब दे सकते हैं? बोलो। इस कंपाउंड में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। हाँ, तो इसका जबकि प्लेटिनम का +4, हाँ निकिल +4, तो इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और निकिल का कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट। हाँ सही, बैठ जाओ। सीधी सी बात है कि प्लेटिनम का +4 ज़्यादा स्टेबल है तो उसके कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हुई। नोट कर लिया? तो 3 बातें हमने बताया, किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, और किसी एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, और 2 मेटल में ऑक्सीजन से स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करना है। तो जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन देखना हो तो एब्रप्ट चेंज देखो, ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी खोजना हो तो डिफरेंस निकालो, और ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो तो प्लस ऐड कर दो। 3 क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट है, और इधर का कंसेप्ट उसमें मिलाना नहीं। जो क्वेश्चन जहाँ का कंसेप्ट है उसको वैसे ही लगाना होगा। मेरी बात समझ में आई? इसलिए तीनों को अलग अलग रखना, मिला के मत चलना। मिटा दे इसको। हाँ, और देखो आइंस्टाइन एनर्जी की वैल्यू को हम लोग आगे चल के बोहर मॉडल जब पढ़ेंगे ना, तो बोहर मॉडल में हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होते हैं उनकी आइंस्टाइन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। किसी हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम हो, कोई भी आयन हो, तो उसकी आइंस्टाइन एनर्जी निकाल सकते हो। बोहर मॉडल का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन। ये हाइड्रोजन लाइक समझते हो ना? हाइड्रोजन लाइक का मतलब, हाइड्रोजन लाइक मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो जिस किसी आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो बोल देना ये हाइड्रोजन लाइक है। जैसे जैसे हो गया हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, ये सब क्या है? हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि सभी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इन सब की तुम आइंस्टाइन एनर्जी निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि बोहर मॉडल का जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर हाइड्रोजन लाइक ही होता है। तो जैसे हमको निकालना आइंस्टाइन एनर्जी निकालना, हीलियम की निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? हाँ, पहले फॉर्मूला नोट कर लो। आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम आयन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। और हाइड्रोजन की आइंस्टाइन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द आइंस्टाइन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। अब हीलियम प्लस की आइंस्टाइन एनर्जी पूछ रहा है तुमसे,
तो बताइए हाइड्रोजन लाइक है ना, तो इसमें लगा दो फॉर्मूला। हाँ, आंसर क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वैल्यू कितनी है 13.6 इंटू जेड क्या है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बता हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 2, यानी 2 का होल स्क्वायर। बस आ जाएगा? हाँ आ जाएगा ना। अच्छा मान लो कहता है कि लिथियम प्लस 2 का बताइए, तो हाँ वैल्यू यहाँ तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा। हाँ लिथियम का टाइम नंबर तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, हाँ इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो भी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तुमको हीलियम प्लस की आंसर जी बता दे, हीलियम प्लस की आंसर जी बता दिया कि है ना 20 किलो जूल्स पर मोल है, तो बताइए लिथियम प्लस 3 की आंसर जी क्या होगी? बता किसका रहा है? हीलियम का किलो जूल्स में, और पूछ किसका रहा है? लिथियम का। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हीलियम से लिथियम कैसे निकालेंगे? कॉमन सेंस लगाओ ना अपना, खड़े के बोलो, खड़े के बताओ। हाँ बोलो। हाँ 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 इस वैल्यू को, हाँ ये वैल्यू किसकी हीलियम की है ना, तो इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर, यही ना। तो हीलियम का एनर्जी में कितना होता है 2 होता है, तो यानी कि यहाँ 2 का होल स्क्वायर। हाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हाइड्रोजन की मिल जाएगी, और जो वैल्यू मिलेगी उसको उठा के यहाँ रख देंगे, और हमको निकालना किसका है? लिथियम का। तो लिथियम का टाइम नंबर कितना होता है 3, यहाँ 3 का होल स्क्वायर रख देंगे तो हमको लिथियम प्लस 3 की मिल जाएगी। बोलो, मतलब किसी, बैठ जाओ, सही बताया, किसी एक से तुमको निकालना है पहले हाइड्रोजन की, और फिर हाइड्रोजन की वैल्यू रख करके तुमको जिसकी पूछे उसका तुम निकाल सकते हो, है ना। अच्छा तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सीधा 13.6 यूनिट न रख दे, सीधा हम इसका ही निकालना है हमको, तो हम यहाँ पर सीधा 13.6 इंटू 3 का स्क्वायर कर दे, रख सकते हैं? हम पूछ रहे तुम लोग से, क्या रख सकते हैं? हमको इसकी निकालना है लिथियम प्लस 3 की, तो लिथियम प्लस 3 का निकालने के लिए हम सीधा यहाँ 13.6 रख दें, और यहाँ लिथियम का टाइम 3 रख के निकाल लें, फट से कर सकते हैं। क्यों? हाँ वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये वैल्यू किलो जूल्स में है, तो ये वैल्यू भी किलो जूल्स में आएगी ना। बात समझ में आई? इसलिए तुमको इसके माध्यम से हीलियम प्लस से पहले आंसर जी हाइड्रोजन निकाल लो, और जो यदि किलो जूल्स में तो वो भी किलो जूल्स में आएगी, और फिर किलो जूल्स की वैल्यू रखोगे तो लिथियम प्लस 3 की भी तो किलो जूल्स में आएगी। यूनिट का भी तो फर्क है। बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये किलो जूल्स है, यूनिट का फर्क है ना। बोलो, ये तो कॉमन सेंस रखना होगा अपने पास, तभी ना आंसर आएगा। बोलो, आ जाएगा? हाँ ये था आयोनाइजेशन एनर्जी का एप्लीकेशन, क्या क्या फायदा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आंसर जी के बाद इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ क्या है इसकी डिफिनीशन? इलेक्ट्रोनिक डिफिनीशन क्या है देखो। हाँ देखो, अभी तक हम लोग जो दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आंसर जी। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं पढ़ाया ना? नहीं ना पढ़ाया? हाँ पहले इलेक्ट्रॉनिक आएगा इसके पहले।
आइंस्टाइन एनर्जी के बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ इसकी डिफिनीशन क्या है? हाँ सुनो, तुम नीचे चले जाओ, जो नए नए बच्चे बैठे हैं सबको बुला लो, कहो नया टॉपिक शुरू हो गया, आ जाओ सब लोग। और जो जो टॉपिक होता जा रहा है उसकी क्वेश्चन लगाते जाओ ना एनसीईआरटी से। एटॉमिक रेडियाई के क्वेश्चंस है, आइंस्टाइन एनर्जी के, और नया टॉपिक शुरू रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर इसके बाद आएगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज उसको लगा करके चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बात करो हमसे, पूछ लो। हाँ क्या है डिफिनीशन, देखो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डिफिनीशन क्या है? मैथ वाले सर आ गए? अच्छा ठीक है, तब मैथ वाले सर आ गए हैं ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम पर, है ना।